हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले 2 दिनों से हम यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का ये लास्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम ब्रीफली जितने भी रिमेनिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक जल्दी से क्विक इंट्रोडक्शन रिवीजन करते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती क्या क्या हैं। तो ऐसी एजेंसी जो यूएन का जो चार्टर है उसके इंडिपेंडेंटली एक क्रिएटेड रहती है, उनका खुद का एक चार्टर होता है। जैसे कि मान लो फाओ है या ILO है, तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है, इनका जो गठन किया जाता है अपने ही चार्टर के साथ किया जाता है। और बाद में पाया गया कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के साथ इसके जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर हो रहे हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये क्या करती है, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकअप कर देती है और ये यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बन जाते हैं। तो अब रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, इंग्लिश में भी वही बोलोगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। अब याद कीजिए, जैसे कि हमने बात करी थी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, ITU याद है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका काम मेजर क्या था कि यदि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन चाहिए या ऐसा ही कुछ हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पढ़ा था, एक कंट्री से दूसरे देश तक यदि क्या जा रही है, कोई फ्लाइट जा रही है, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए रहेगा, स्टैंडर्ड सेटअप करना रहेगा और कोई भी समस्या हो तो उसका निवारण करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, जो ये काम करेगी। बिल्कुल वैसा ही जब पोस्टल सेटअप हुआ तो वैसे ही इस काम के लिए क्या बनाया गया, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब इसका गठन बहुत पहले, यूनाइटेड नेशंस के पहले हो गया था। इसका गठन 1874 में किया गया। इनफैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो ये आज की डेट में सेकंड नंबर की सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है। फर्स्ट नंबर की कौन सी है, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ये कब गठित हुई थी, ये 1865 में गठित हुई थी। जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है, वैसा ही कुछ पोस्टल यूनियन का भी काम है। और ये क्या करती है, एक राज्य से, मतलब एक देश से दूसरे देश तक क्या होगा, यदि पोस्ट भेजना है, कोई भी मेल भेजना है या किसी भी प्रकार के पोस्टल स्ट्रीम्स भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटिंग माहौल होना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जितने भी मानक होते हैं इससे रिलेटेड वो सेट करते हैं और रूल्स गवर्न करते हैं, ताकि एक देश से दूसरे देश तक जो भी पोस्टल ट्रांसफर हो वो स्मूथली हो सके। ट्रीटी ऑफ बर्न, ठीक है, बर्न कहां पर है, स्विट्जरलैंड पर है, और यहां पर इस ट्रीटी के तहत इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जैसे कि यदि आप देखोगे सदस्य देश, तो इसके टोटल 192 मेंबर देश हैं और मुख्यतः आप देखोगे सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य रहते हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं। और यदि कोई संयुक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं है, कोई ऐसा देश है, वो भी इस पोस्टल यूनियन का मेंबर बन सकता है, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है कि यूपीयू यानी कि पोस्टल यूनियन के 2/3 मेंबर जो हैं वो अप्रूव कर दें और उन्हें लगता है कि इस देश का यूपीयू में जुड़ने से पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर फायदा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर अभी तक ऑलरेडी देख लिया है। मुख्यतः किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर 3 हेडेड होता है। सबसे पहले जो वर्ल्ड असेंबली होती है, ठीक है, ये होता है। सेकंड लेवल पर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, कार्यकारी बोर्ड, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, कार्यालय सचिवालय होता है, जिसे हम सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं। ये 3 लेवल का बोर्ड होता है। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। बिकॉज ये एक टेक्निकल यूनिट है, तो इसमें जो भी टेक्निकल हेल्प करनी रहती है वो क्या करता है, ये पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल इसको देखती है। बाकी यदि हम टॉप लेवल की बात करें जो कांग्रेस की है,
वो क्या होता है, हर 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है, सारे के सारे मेंबर इसको अटेंड करते हैं और ये हाईएस्ट डिसीजन लेवल मेकिंग बॉडी है। ये जो भी फैसले लेती है उसके बाद क्या करते हैं, प्रशासनिक परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नॉर्मली एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बोला जाता है, वो कार्यकारी परिषद क्या करते हैं, उन फैसलों को इंप्लीमेंट करती है और इनके पूरे के पूरे स्टाफ और जितने भी वर्क है उसके लिए सचिवालय होता है जिसे हम सेक्रेटरीट कहते हैं। सिंपल एज दैट, सारे के सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल सी बात करते हैं, टूरिज्म या पर्यटन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है तो होता क्या है, वो जो क्षेत्र है जहां पर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो जीडीपी है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। और सबसे ज्यादा कौन से लोगों को फायदा होता है, जो वहां पर रहते हैं, यानी कि जो वहां के निवासी रहते हैं, लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं, और वहां की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। कैसे होता है, क्योंकि आप सोचिए यहां पे लोग आएंगे तो ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, इनको नौकरी मिलेगी, होटल बनेंगे तो होटल में लोग रहेंगे, रेस्टोरेंट्स के लिए स्टाफ चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिलेगा। इस तरीके से आप देखोगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रोड बनेगी, रोड बनेगी आसपास और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बुनियादी ढांचा जैसे जैसे बढ़ेगा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों का और क्षेत्र का विकास होता है। ये बेसिक चीज है। इसी वजह से ये देखा गया है जितना ज्यादा किसी भी पर्यटन स्थल में टूरिस्ट लोग आके ज्यादा से ज्यादा आते हैं उतना ज्यादा उस क्षेत्र का विकास होता है। इसी वजह से, इसी उद्देश्य से, ताकि टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर ग्लोबली बढ़ाया जा सके, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो इसके कुछ मेन एम क्या है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार टूरिज्म, यानी कि हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें जिम्मेदारी से टूरिज्म करना है। जिम्मेदार किसके प्रति, हम जिम्मेदार रहेंगे लोकल रेसिडेंट्स के प्रति कि उनको कोई हानि ना हो, उनकी इकोनॉमी को कोई भी हानि ना हो, ठीक है, उनकी लोकल लोगों को हमारे आने जाने से फायदा हो। इसके बाद इन्वायरमेंट, किसी भी पर्यावरण की हानि कम से कम हो यदि हम पर्यटन करें, ऐसा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम प्रमोट करें और जो इस टूरिज्म को पूरे वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ा सके। क्योंकि कहा भी गया है कि घूमने से जो जानकारी मिलती है किसी भी जगह की, वो बुकिश नॉलेज से बहुत ज्यादा बियॉन्ड होती है। ठीक है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। सिंपल सी बात, क्या करता है, ये कोशिश करता है कि जितना से ज्यादा ऐसी पॉलिसी बनाए जाए, ऐसी नीति बनाए जाए जिससे दो देशों के बीच में क्या हो, टूरिज्म पोटेंशियल पूरी रियलाइज हो सके। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट ओपन करें, मार्केट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या एक देश को, एक राज्य को, एक शहर को करना चाहिए, ये बॉडी उसको रिकमेंड करती है। सिंपल सी बात। और इसके बाद लोगों के लिए, यानी जो टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस देती है कि भैया आपको ऐसे करना चाहिए ताकि इकोनॉमी और लोकल लोगों का फायदा हो। तो इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म, ठीक है, वैश्विक आचार संहिता के बेसिकली ये देता है टूरिज्म लोगों के लिए। ठीक है, अब इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1975 में हुआ था। रिलेटिवली नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 160 मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर जो हम बात कर रहे हैं 3 टायर होगा। सबसे ऊपर क्या होगा, जनरल असेंबली, ठीक है, अलग अलग नाम से रहता है बट नाम वही रहता है, काम उसी तरीके से रहता है। दूसरे नंबर पर आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड बोल दो। तीसरे नंबर पे आएगा सेक्रेटेरिएट, काम भी वही करता है। जो जनरल असेंबली रहेगा वो 2 साल में एक बार मिलेगा। सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो इस मेंबर के यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली आप देखोगे यही फाइनली सारे डिसीजन लेंगे। ये जो डिसीजन लेंगे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी वो इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेगी। और सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, वो उनका एक ऑफिस है जहां पर डे टू डे काम का होता है, जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं और सारा का सारा वर्किंग इन सेक्रेटेरिएट से होता है। सिंपल एज दैट। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, मैड्रिड में है, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। अब देखिए, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी महत्वता अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसकी जो गठन एक्चुअली आप देखोगे 1950 में हुई थी, लेकिन अभी जो इसकी महत्वता है आप देखोगे 1972 के बाद से इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो 1970 का दशक है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित इवेंट हुए थे, जैसे कि 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल का एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखोगे इसी दशक में क्या हुआ था, रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, ये बुक बेसिकली समझ में आया कि कैसे फर्टिलाइजर हमारा नुकसान कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए थे 1970 के दशक से, और ऐसा प्रेडिक्शन माना जा रहा था कि इस स्पीड से हम पर्यावरण को खराब करते रहे तो इसकी महत्वता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी वजह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल रहेगा आप देखोगे 1970s के बाद से बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहीं पर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। मुख्यतः ये क्या करता है, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वैज्ञानिक संगठन है जो स्टडी करता है कि कैसे जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, उसमें कैसे कैसे अंतर आ रहा है। तो यदि आप पर्यावरण के बीच में अंतर देखोगे तो मान लो ये है ओशन, महासागर, और ये है लैंड। तो ये दोनों के बीच में जो भी एटमॉस्फेयर का जो अंतर आता है, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन भी इन्फ्लुएंस करता है और लैंड भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये अलग अलग रिपोर्ट्स रिलीज करता है, बताता है कि समय से बेसिकली जो आप देखोगे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि औद्योगिक जब रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति से पहले हवा की क्या स्थिति थी, पर्यावरण की क्या स्थिति थी, और अभी से ये तुलनात्मक वे में एक प्रेजेंटेशन देता है और बताता है कि कैसे कैसे करने से हमें पर्यावरण को बचाया जा सकता है, हमारे पर्यावरण को। ठीक है, तो इस तरीके का बेसिक ये काम करता है। इसका जो एग्जिस्टेंस था पहले से ही था 1873 में। पहले ये आईएमओ के फॉर्म पे था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1950 में क्या हुआ, इसे रीडिफाइन कर दिया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ठीक है, देखोगे इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 187 कंट्रीज इसके मेंबर है। अब बहुत लोग पूछते हैं क्या हमें मेंबर्स याद रखना है? बिल्कुल, आप इसके मेंबर्स याद रखिए। तो अब बेसिक कैसे याद रखना है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आया होगा कि बेसिकली कि इतनी सारी चीजें कैसे याद करें। तो मैं क्या करूंगा, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका एक चार्ट बना दूंगा जो टेलीग्राम में आप डाउनलोड कर सकते हो। वो चार्ट 1 पेज सॉल्यूशन है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप उसका बेसिकली यदि चाहो तो प्रिंट नहीं करा सकते तो खुद उस चार्ट को कॉपी कर लो एंड उस चार्ट को आप रिवाइज करना, उससे एग्जाम में आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा आज या कल में, मैं या मैक्सिमम संडे से पहले मैं उस चार्ट को अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो कुल मिला के यदि हम देखें फिर से जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल वैसा ही होगा, 3 लेवल का। सबसे नीचे क्या आएगा, सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, बीच में आएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और सबसे ऊपर आएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस केस में 4 साल में एक बार मिलती है। सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो हम लगातार पढ़ रहे हैं वो तो आपको पता ही है, तो आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अब देखो ये क्या करते हैं, कुछ मेजर काम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये वर्ल्ड वेदर वॉच। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट समय के लिए क्या होता है, जो भी पर्यावरण में बदलाव आते हैं उसे कहा जाता है वेदर वॉच, उसे वेदर कहा जाता है। तो इसको लगातार अध्ययन करते रहते हैं और उसके बाद जो भी वार्निंग इशू करनी रहती है देशों को इशू करते हैं। इनके जो रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कई रेडार्स हैं और कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे हमने पढ़ा भी था, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके बाद उसको मूवमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है क्लाइमेट प्रोग्राम, यानी कि लंबे दौर पर, जैसे मैंने आपको बताया 1870s यानी औद्योगिक क्रांति होने के पहले क्या क्या कैसा पर्यावरण था और अभी कैसा है, इन तरीके के चेंज किसमें किए जाते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम।
और फाइनली एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि वायुमंडलीय अनुसंधान और पर्यावरण कार्यक्रम। इसमें बेसिक रिसर्च करते हैं और रिकमेंड किया जाता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाए। ठीक है, तो ये 3 मेजर कार्यक्रम है जो WMO करता है और इन तीनों कार्यक्रम के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा तीनों नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब देखो इसका जो है इसे कहते हैं वीपो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं तो प्रॉपर्टी के टर्म्स में हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि मनी इन हैंड यानी कि कैश, या तो कोई प्रॉपर्टी हो या कोई कार वार हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी हम कंसिडर करते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये जो है टैंजिबल प्रॉपर्टी है। टैंजिबल मतलब ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, आज मेरे पास कैश है तो मैं उसे छू सकता हूं, घर है तो उसको छू के देख सकता हूं, क्योंकि ये एग्जिस्टेड प्रॉपर्टी है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कंसिडर होती है दिमाग से। अब देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करते हैं हम, जैसे कि एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, सालों साल इन्वेस्टमेंट की लोगों के दिमाग पर। उसने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट, एक कंपनी लेटर से मान लेते हैं कोई फार्मा की कंपनी है, ठीक है, दवाई की कंपनी है, वो क्या किया, ऐसे 4 साइंटिस्ट लोगों को अपॉइंट किया, ABCD। इसमें उन लोगों को हर महीने सैलरी देता था, 1 लाख रुपए सैलरी देता था। ठीक है, ये सैलरी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सक्सेसफुल कुछ रहे कुछ फेल हो गए। ऐसा इन्होंने क्या किया, 5 साल तक मान लो ये रिसर्च करते रहे। इसके बाद सब मिलके क्या किया, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट बनाया जो एक मैसिव सक्सेस था। मान लो वो टीबी की वैक्सीन बना ली है। हालांकि टीबी की वैक्सीन BCG आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि टीबी की वैक्सीन बना ली है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये वैक्सीन मार्केट में आई, लोगों ने क्या किया, बहुत तेज हैं लोग, तो ये टीबी वैक्सीन एक बार मार्केट में आई तो इन्होंने क्या किया, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, पीछे क्या क्या लिखा रहता है, किस किस से बनी है, और उसमें एक्सपेरिमेंट करके इस वैक्सीन को बना लिया। तो भैया ये जो इतने समय से मेहनत कर रहे थे और ये जो कंपनी इनको सैलरी पे कर रही थी, क्या इनको फायदा मिला इस रिसर्च का? नहीं मिला। तो ऐसे में क्या कोई रिसर्च करना चाहेगा कि यदि उन्होंने जो मेहनत करी इतनों साल और फाइनली क्या हो गया, कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिला, तो वो मेहनत नहीं करना चाहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, एक पेटेंट की तरह दिया जाता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिकॉग्निशन दिया जाता है। जो पेटेंट एक टाइप का है, उसमें क्या है कि हमने आपको, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमने आपके बौद्धिक काम को रिकॉग्नाइज किया और हम आपको एक तरीके से क्या दे रहे हैं, कि एक तरीके से पावर दे रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो। यानी कि इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस टू द क्रिएटर। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस यानी कि जिसने बनाया है उसकी परमिशन के बिना ना तो यूज किया जा सकता है, और यदि यूज करना होगा तो उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी जाके ये परमिटेड रहेगा। दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बात समझ में आ गई आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों देने की जरूरत है? नहीं तो जिसने भी अच्छा काम किया है, क्या होगा, उसे आप सिंपली तौर पर उस काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, समाज से या विश्व से क्या होगा, कोई भी नया काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा। वो क्या करेंगे, उसी काम में रहेगा, और जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व है, वो एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी काम को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वीपो नाम के ऑर्गेनाइजेशन का 1967 में गठन हुआ था। तो इसका मुख्य एम क्या होगा कि जो भी क्रिएटर है उसे क्या किया जाए, उसकी बौद्धिक संपत्ति के लिए उसे कुछ प्रोटेक्शन दी जाए और उसे अवार्ड दिया जाए, ताकि वो अपनी बौद्धिक संपत्ति को प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 1, उसे अवार्ड मिले, अवार्ड किसी भी टर्म्स में हो सकता है, उसे कुछ फायदा मिले ताकि वो बौद्धिक संपत्ति और ज्यादा से ज्यादा विश्व में क्रिएट हो। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि बौद्धिक संपत्ति के नाम पर
कॉमन आदमियों का या कॉमन जो इंसान है उसका शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कर सकते भैया मैंने वैक्सीन बनाई तो मैं हमेशा के लिए इसे अपने पास रखूंगा और मैं इसकी कीमत रख दिया 5 करोड़, तो क्या ये काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यानी कि दो के बीच में संतुलन रखना है। जो एक क्रिएटर है, ठीक है, इसकी राइट्स प्रोटेक्टेड रहे और आम जनता यानी कि कॉमन पीपल, इन लोगों की भी जो अधिकार है उसका हनन ना हो, दोनों के बीच में हो। इसी वजह से आप देखोगे जो सबसे कॉमन जो होता है पेटेंट, वो आमतौर पर जैसे भारत में देखोगे तो वो 20 साल के लिए दिया जाता है। और इस 20 साल में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं जहां पर भारत सरकार किसी एग्जेम्पशन के लिए इन पेटेंट को आम आदमियों के लिए दे सकती है, ठीक है, इसकी परमिशन के बिना। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि हम देखें इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, टोटल 193 मेंबर्स हैं। आप देखोगे यूएन के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, टोटल 188 यूएन के मेंबर्स जो हैं इसके मेंबर हैं। जो नहीं है उसमें कौन कौन से, एक अपन ने देखा कुक आइलैंड हर जगह है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे न्यू भी हर ऑर्गेनाइजेशन का मेजर मेंबर है। और फाइनली एक होली सी, ये 3 और मेंबर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, बौद्धिक संपत्ति बहुत टाइप की होती है। एक जो पहले टाइप की जो हमने बात करी वो है पेटेंट, ठीक है। अब पेटेंट क्या होता है सिंपल शब्दों में, जैसे कि पेटेंट का क्या मतलब हुआ, कोई भी नई इन्वेंशन की जाए, ठीक है, जिसमें कुछ दिमाग लगाया गया है और जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि इस फील्ड में हम आपको पेटेंट दे सकते हैं। तो ऐसे सब श्रेणी में यदि कोई नया आविष्कार किया गया है तो उस पर्सन को पेटेंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया वैक्सीन, मेडिसिन, इसके बाद कोई भी नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरीके के क्षेत्रों में पेटेंट दिया जाता है। भारत के केस में ये 20 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट यदि आप बात करोगे कुछ चीज होता है नेक्स्ट, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला माना जाता है कि एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका जो फॉर्मूला है कोका कोला कैसे बनता है उसकी रेसिपी अभी तक नहीं पता है। तो यदि कोका कोला अपनी रेसिपी को बता देगा तो क्या होगा, सबके सब मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे कोका कोला की, ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि ये कंपनी का सीक्रेट है, ये उनका बिजनेस सीक्रेट है, इस वजह से उसकी राइट है कि वो इसे ओपनली ना बताएं। इंग्रेडिएंट्स बताना पड़ेगा लेकिन कैसे कैसे बनाया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और आता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग। जैसे कि कुछ बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आगरा का पेठा, ठीक है, पंजाब का बासमती राइस, पूरे विश्व भर में होती है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कोलंबिया की कॉफी। ये सब क्या है, ये बहुत ही फेमस चीजें हैं। इन फेमस चीजों के कारण आप देखोगे क्या होता है, यदि हमें आगरा का पेठा मिल गया तो वो एक तरीके से गारंटी रहेगी। दार्जिलिंग की टी मिल गई तो वो गारंटी रहेगी कि उसमें कुछ विशेष बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर एरिया की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सालों से चली आ रही हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुछ स्पेसिफिक विशेषता होती हैं जो उसी के ही क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो उसे टैग दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है। ऐसे जीआई टैग देने से क्या होगा, कोई नकली प्रोडक्ट बना के उसे बेच नहीं सकता। तो इन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बौद्धिक संपदा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कुछ हमने पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है। तो ऐसे सारे बौद्धिक संपत्ति को क्या करेगा, वीपो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। यदि कोई बिजनेस है, कोई पर्सन है जिसने नया क्रिएट किया है तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज, आम आदमी को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। दोनों के बीच में एक सही संतुलन बनाने का ये कोशिश करता है वीपो। नेक्स्ट और आखिरी जो है वो है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब याद कीजिए इसी से संबंधित हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यदि आपको याद होगा तो रोम में है, वैसे ही इसका भी हेडक्वार्टर रोम में है। जब मैंने आपको FAO बताया था तो आई हैड टोल्ड कि इसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो जो एम है वही एम है,
यदि आप देखोगे तो जो फूड है, फूड क्या हो, सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी, यानी कि सही समय में खाना मिले, कोई भूखा ना रहे, ठीक है। फूड की क्वालिटी कैसे हो, फूड ऐसा हो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी हो, यानी कि पौष्टिक गुण भी उसमें सही हो, और दूसरी चीज एसेसिबल हो और अवेलेबल हो। अवेलेबल का मतलब क्या होगा, जब मुझे भूख लगे तो खाने के लिए मेरे पास खाना हो। एसेसिबल मतलब कि पैसा हो मेरे पास ताकि मैं खाना पैसा देके खरीद सकूं, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होता है कि सही डिस्टेंस पे हो, तो जब मैं चाहूं खाना ले सकूं। इस तरीके को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। सही क्वालिटी का फूड मिले, अवेलेबल रहे और एसेसिबल रहे, ठीक है, ये जो होता है फूड सिक्योरिटी। तो यह वही काम करता है जो एफएओ करता है, लेकिन इसका जो काम है मुख्यतः रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। बाकी इसका जो काम है वही होगा कि पूरा का पूरा जो फूड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है पूरा का पूरा खाद्य पदार्थों से, उसको डेवलप करना, किसान को नए तरीके से तकनीकें बताना ताकि खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ सके, ठीक है, नई तकनीकों का इंट्रोडक्शन करना, और ओवरऑल ग्रामीण विकास करने में भी ये संगठन हेल्प करता है, ठीक है। कब हुआ, तो 1974 में क्या हुआ था, एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था, विश्व खाद्य सम्मेलन। उस सम्मेलन के तहत इसका पहली बार गठन हुआ था। और यदि आप देखोगे एक यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली महासभा का, संयुक्त राष्ट्र की ही महासभा का एक रिजोल्यूशन हुआ था। उस रिजोल्यूशन के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। और फाइनली जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1974 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 साल बाद 1977 में इस बॉडी का गठन हुआ, ताकि और ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पे और खाद्य सुरक्षा पर ये ध्यान दे सके। अब देखिए, इसी के साथ हमने क्या किया है, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके बाद 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और आती हैं, जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, दोनों के दोनों फाइनेंस से डील करती है। तो हम इसे थोड़ा सा बाद में आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियोस में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ कुछ और चीजें समझेंगे कि इसकी महत्वता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, भारत का योगदान कैसे है, भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती है, भारत संयुक्त राष्ट्र से क्या अपेक्षा करता है, इस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे और हम आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।